हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं तरंग गति के अंदर अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिद्धांत को हम कई जगह यूज करने वाले हैं, खाली वेव में ही नहीं, केवल वेव के अलावा और भी टॉपिक है, जैसे साउंड वेव में करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। 3 चैप्टरों में इस सिद्धांत का इस्तेमाल हम करेंगे, तो ये हमारे लिए बड़े काम का सिद्धांत है। हम इसको पहले समझते हैं क्या है, एक कंसेप्ट उसका दिमाग में रख करके चलेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत किस बेसिस पर लगाना है? जब कोई तरंगे एक से ज़्यादा हों। अध्यारोपण का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो जोड़ना, है ना। अध्यारोपण का मतलब बेसिक सी भाषा में क्या लिखना है, सोचना है, जोड़ना सोचना है कि भाई जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो एक से ज़्यादा कोई, तो इसलिए अध्यारोपण हमें किस पे लगाना, तरंगों पर। इसका मतलब एक से ज़्यादा तरंगों को जोड़ने के सिद्धांत की बात करनी। तो जब हमारे पास एक ही रस्सी पर एक से ज़्यादा तरंगे आ रही हों, चाहे वो एक ही दिशा में आ रही हो, चाहे विपरीत दिशा में आ रही हो, तो एक ही बिंदु पर 2-3 तरंगे आ गई मान लो, तो जुड़ करके उस बिंदु को तो 2-3 तरंगे मिलेंगी, 2-3 विक्षोभ मिलेंगे। 2-3 विक्षोभ मिलेंगे तो उसका मतलब उस बिंदु पर अब किसका विक्षोभ बचेगा? तो एक परिणामी विक्षोभ बचेगा, परिणामी विस्थापन बचेगा। विक्षोभ का मतलब विस्थापन, क्योंकि तरंग क्या थी, एक विक्षोभ भी तो था, एक ऊर्जा तो थी जो चल रही थी उसके अंदर से, तो वो ऊर्जा एक बिंदु पर अब एक से ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि एक से ज्यादा तरंगे होंगी वहां पर। अब उसको परिणामी कैसे निकाला जाए, उसको जोड़ने का सिंपल सा तरीका क्या है? तो सीधा सीधा सा है कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर, 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर से गुजरती है, किसी बिंदु से गुजर रही, तो उस बिंदु पर कुल विक्षोभ या विस्थापन, उस बिंदु पर कुल विक्षोभ या कुल विस्थापन जो होगा, उनके अलग अलग तरंगों द्वारा जितना विक्षोभ उत्पन्न किया जा रहा है या जितना विस्थापन अलग अलग तरंगों का है, उनके डायरेक्टली योग के बराबर हो जाएगा। कुल विस्थापन उनके अलग अलग योग के समान हो जाएगा। यही सिद्धांत हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो सीधी सी भाषा में आप क्या कह सकते हैं कि जोड़ने वाला सिद्धांत है, तरंगों का जो विस्थापन है वो जोड़ना है। ठीक है, हालांकि हम इसमें आगे और भी कैलकुलेशन करेंगे, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन बेसिक सी भाषा में आपको याद रखना है कि एक बिंदु है, इस पर एक वेव आई, एक तरंग आई, उधर से भी एक तरंग आई। अब इस पर जो विक्षोभ आ रहा था, ना तो इसका है बचा ना इसका बचा, इन दोनों का जो परिणामी विस्थापन बचा वो हमें लिखना होता है। उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, क्योंकि किसी भी बिंदु पर तरंगे तो अनंत है, तरंगे तो आ रही है, इधर से भी ऊर्जा आ रही है, इधर से भी ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा का फ्लो तो क्या है, तरंगे। ऊर्जा का प्रवाही क्या है, तरंगे, है ना। ऐसी रस्सी है, रस्सी पर हमने ऊर्जा दे दी, फिर और ऊर्जा दे दी, इधर से ऊर्जा दे दी, 2-3 तरंगे एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, तो तरंगे चल रही और मिलेंगी आपस में। मिलेंगी तो किसी बिंदु पर, जहां पर मिलेंगी उस बिंदु पर कुल विस्थापन को हम जोड़ करके निकाल सकते हैं, उनके अलग अलग विस्थापन को जोड़ने पर। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि भाई अगर एक तरंग ये है जिसका विस्थापन मान लो कि इसमें मान लीजिएगा किसी इसमें जो विस्थापन है मान लीजिएगा y1 है, इसमें विस्थापन है y2। बेटे ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, और ये क्या है, एक रस्सी है। तो एक रस्सी पर कितनी तरंग आ गई, 2। इधर से एक तरंग दे दी, इधर से एक तरंग दे दी, दोनों चल रही है ना। मान लीजिए दोनों चल रही है, दोनों चल रही है, इधर चल रही, चलते चलते तो ये आगे बढ़ता जाएगा विक्षोभ। ये तो किसी एक क्षण पर एक फोटो खींच के हमने रख दिया, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जब ये मान लीजिएगा पूर्णतः, मान लीजिएगा इसका विस्थापन y1 है, इस बिंदु की बात करें तो इसका विस्थापन किसके बराबर आ गया, आयाम के बराबर ही आ जाएगा। इसका तो a मान लो आयाम है ना, इसका भी मान लेते हैं a, चलो a मान लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बिंदु की बात करें तो अलग अलग बिंदु पर विस्थापन y1, इसका y2, तो y1 की वैल्यू यहाँ a के बराबर आ गई। यहाँ पे इस वाले बिंदु के लिए y1 y2 की वैल्यू a के बराबर, क्योंकि आयाम a है, इस बिंदु की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ये दोनों आगे जाएंगे, जो पूरी तरह से मान लो अध्यारोपण हो जाएगा, मान लो पूर्ण अध्यारोपण की बात करता हूं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के हिसाब से अगर एक रस्सी पर 2 तरंगे आ रही है, मान लो एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लीजिएगा एक तरंगी आ रही, तरंग का मतलब इसमें ऊर्जा चल रही है, इसमें ऊर्जा चल रही है, और ऐसे ही एक तरंग इधर से आ रही है, इसका मतलब इसमें ऊर्जा चल रही है इधर से, तो दोनों चलेंगी। अगर मान लीजिएगा इसका विस्थापन y1 है किसी बिंदु का, इसके किसी बिंदु का विस्थापन y2 है ना, और मान लो इसका आयाम a है, इसका भी आयाम a मान लिया। अगर मान लो ये दोनों तरंगे मिल रही हैं और मिलकर के पूरी तरह अध्यारोपित हो रही है, पूर्ण अध्यारोपण, मान लो पूर्ण अध्यारोपण हो गया, तो ये तरंग इधर आई, इधर आई, इधर आई, तो क्या होगा भाई, तरंग इधर आकर के ऐसा आ जाएगी, मान लीजिएगा यहाँ पर पूर्ण अध्यारोपण हो गया। ठीक,
पूर्ण अध्यारोपण हो गया। तो पूर्ण अध्यारोपण होने पर क्या होगा, पूर्ण अध्यारोपण होने पर जब ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी तो उसका अगर ए है विस्थापन, इस बिंदु का विस्थापन भी ए है, या इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्ण अध्यारोपण पर कुल विस्थापन हो जाएगा 2a, कुल विस्थापन 2a। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिएगा इसका विस्थापन y1 है, इस बिंदु का विस्थापन y2 है, तो जब ये दोनों के दोनों मिलेंगे, मान लीजिएगा ये y2 है विस्थापन, ये विस्थापन y1 है, तो इस बिंदु पर कुल विस्थापन हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो क्या सिद्धांत बना, सिद्धांत सीधी सी भाषा में ये बनाना कि भाई अगर बहुत सारी तरंगे हैं, उनका विस्थापन y1, y2, y3, ऐसे ही बहुत सारी तरंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो जो y नेट आएगा वो अध्यारोपण के बाद नई जो उसको विक्षोभ मिला या नया विस्थापन जो मिला वो y नेट इनके योग के बराबर होगा। नया विस्थापन किसी भी इंस्टेंट पर उसके हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सिद्धांत जब के हमने समीकरण लिखी है y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, यही हमारा क्या कहलाता है, अपना अध्यारोपण का सिद्धांत है। सीधी सी भाषा में फिर से समझ ले, दो तरंगे आई, दो तरंगे आकर के जुड़ जाएंगी, उनके विस्थापन अलग अलग जितने भी होंगे, इसका y1 इसका y2, किसी भी बिंदु पर अगर आपको चेक करना है जिस पर दोनों आ गई हैं, उस बिंदु पर कुल विस्थापन ना इसका मिलेगा ना इसका मिलेगा, दोनों का योग के बराबर विस्थापन मिलेगा। अगर मैं पूर्ण अध्यारोपण की बात करूँ, एक ने दूसरे को पूरी तरह ढक लिया, इसके ऊपर पूरी तरह आ गई है, इसका भी आयाम ए मान लिया, इसका आयाम मान लिया, तो जिस बिंदु पर ये पूरी तरह से ढक लेंगी, पूरी तरीके से अध्यारोपित हो जाएंगी, है ना, सुपर इम्पोज बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन भी बोलते हैं इसको, लेकिन अपने ए और ए 2a हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पर यानी कि अगर अलग अलग बात करूँ तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये तरंगे तो चली रही, ये इधर चल रही, ये इधर चल रही, तो चलते चलते दोनों क्या हो जाएंगे, अलग भी हो जाएंगी। जब ये अलग हो जाएंगे तो अलग कैसे होंगे भाई, तो ये तो अलग निकल जाएगी, अलग निकल जाएगी, कैसा आ जाएंगी, ऐसा आ जाएंगी। यहाँ से ये वाली तरंग तो आ जाएगी ऐसे, अलग निकल जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये लो, है ना, और ये वाली ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी v, और ये वाली y2 वाली है, और ये वाली y1 वाली है, ये इधर चल जाएगी इधर। तो जो ऊर्जा थी यहाँ पे जुड़ी, जो मिली, फिर से अलग अलग होकर के चलने लगी अपनी तरफ, तो उनकी अलग अलग विस्थापन जो होंगे वो जुड़ जाएंगे यहाँ पर उस बिंदु पर जिस पर दो एक साथ आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत में अलग अलग विस्थापनों को जोड़ देने से मिल जाएगा। जैसे ये मान लीजिएगा एक तरंग ये चल रही है y1 इस तरफ, ये एक तरंग चल रही है y2 इस तरफ, इसकी स्पीड v मान लो, कोई नहीं। अच्छा चलो यहाँ पे मान लीजिएगा विस्थापन है इसका बिंदु का, इसका आयाम है a, इसका आयाम भी a है। तो जब ये मिलेंगी आपस में, तो जैसे जैसे मिलते जाएंगे इनके y1 y2 जुड़ते जाएंगे और नया y बनता जाएगा, और जब पूर्ण अध्यारोपण हो जाएगा, ध्यान से सुने, पूर्ण अध्यारोपण, पूर्ण अध्यारोपण, अगर पूर्ण अध्यारोपण हो गया तो क्या होगा, तो जब ये दोनों पूर्ण अध्यारोपण हो जाएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर आकर के पूरी तरीके से अध्यारोपित हो गई है, और उधर से ये, तो इसका A था, ये A है, ये भी A है, ये y1 वाली जा रही थी इधर, ये y2। तो सोचो जब इनको जोड़ेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो इस बिंदु का कुल विस्थापन जितना प्लस का उतना माइनस का है, तो शून्य हो गया। ऐसे ही इस बिंदु पर जितना विस्थापन मान लीजिएगा यहाँ पर है, उतना विस्थापन इसका यहाँ पर आ गया। ठीक, तो उतने प्लस का उतने माइनस का है, तो क्या होगा, कुल विस्थापन इतने हिस्से में शून्य हो जाएगा। यानी कि आपको क्या दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगी, यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगी, ये वाला अध्यारोपण वाला जो क्षेत्र है ये आपका ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, है ना। और फिर जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी तो अलग अलग होकर के कैसे निकलेंगी भाई, ये इसकी अलग, ये जा रही आगे, ये जा रही इधर, तो अलग अलग होकर के कैसे निकल जाएंगी, अलग अलग होकर के ऐसे निकल जाएंगी। अगर मैं इसको अलग से बना दूं, मान लो यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिएगा यहाँ बनाया, तो ये बेटे आपकी ये अलग चली जाएगी, ये y1 वाली, ये y2 वाली, ए
इस तरीके से दोनों की दोनों तरंगे आपस में अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि चल तो रही, ऊर्जा चल ही रही भाई, ऊर्जा चल रही है मतलब तरंगे चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तरंगे अपना चलती रहेंगी, ये ऊर्जा आपकी इस तरीके से इनका मिलती रहेंगी और कुल विस्थापन आपका कुछ भी आ सकता है, उनके अध्यारोपण से मिलेगा, जोड़ने से मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान रखना है, इस बात का सोच के चलना है। क्या, देखो ध्यान से, क्या ये ऊर्जा थी? यस, ऊर्जा चल रही थी इसके अंदर, यहाँ भी ऊर्जा चल रही थी। जब दोनों मिल गए तो कुल अध्यारोपण होने पर रस्सी बिल्कुल सीधी रह गई। यहाँ पर ऊर्जा थी, यहाँ पर भी ऊर्जा थी, तरंग थी, ये ऊर्जा चली, दोनों मिल गई, यहाँ पर ये जो कण हैं सीधे हो गए, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन में आ गए सारे के सारे अध्यारोपण होने पर। तो इनकी ये ऊर्जा गई कहाँ? सवाल आता है दिमाग में कि सर ये ऊर्जा कहाँ गई, चूंकि ये ऊर्जा तो चल रही थी इसमें आगे, तो यहाँ पर ये ऊर्जा गायब हो गई क्या? और अगर गायब हो गई तो फिर से पैदा कैसे हो गई अलग अलग होने पर? इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि गायब तो नहीं हुई, ऊर्जा गायब तो नहीं हुई। तो तरंग की ऊर्जा थी, मिल जाने पर कुल ऊर्जा गायब तो नहीं हुई, खत्म तो नहीं हुई, क्योंकि ऊर्जा तो खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में है। लेकिन अगर है तो कहाँ है, कैसे है? तो सोचने वाली बात यह है कि भाई जब यहाँ पर ये कण की बात हो रही है तो यहाँ पर ये सारे कण कौन सी अवस्था में है? मीन पोजीशन में, माध्य अवस्था में। ये सारे के सारे कण माध्य अवस्था में हैं, और माध्य अवस्था में जब कण होते हैं तो माध्य अवस्था में उनके पास कुल गतिज ऊर्जा होती है, वो भी अधिकतम होती है ना। तो वास्तव में हो क्या रहा है इसको ध्यान से समझे, नहीं कि यहाँ पर ये सारे कण माध्य अवस्था में अधिकतम गतिज ऊर्जा की स्थिति में है, यानी कि ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी जुड़ करके दोनों की मिल करके कुल गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है दोनों की। अच्छा, इसको सोचने का एक तरीका ये भी है कि भाई देखो, आयाम तो शून्य हो गया, विस्थापन भी शून्य हो गया, क्यों? क्योंकि इतना ही प्लस का है उतना ही माइनस का है, जुड़ गए, जुड़ करके विस्थापन तो जीरो हो गया। लेकिन अगर वेग की बात करें, सोचो अगर मैं वेग की बात करूं कि भाई ये वाली तो तरंग किधर चल रही, ये तो चल रही इधर, तो यानी कि ये कण तो नीचे आ रहे, ये कण तो नीचे आ रहे, और बेटे ये चल रही इधर, ये इस तरफ चल रही, ये इधर जा रही, तो यानी कि ये वाले कण नीचे आ रहे, ये वाले। अच्छा, ये वाले कण। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जा रहे और ये वाले कण यहाँ से ऊपर जा रहे, ये बात तो समझ में आती है? ठीक है, इसका मतलब ये बात करते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस बिंदु की बात करूं, तो ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु की बात करते हैं, तो ये वाला जो कण है, ये वाला जो कण है, ये वाले कण पर वेग किस तरफ होगा? ये इधर जा रही, ये वाली इस तरफ जा रही, तो इसका वेग नीचे की तरफ आया, और ये वाली कण भी इधर जा रही तो इसका वेग भी नीचे की तरफ आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेग नीचे की तरफ है, इसका वेग भी नीचे की तरफ है, तो दोनों के वेग एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये वाला तो इसकी माध्यावस्था, इसकी तो पूरी कौन सी अवस्था है? एक्सट्रीम पोजीशन, सीमांत अवस्था, तो इसका तो वेग शून्य, इसका वेग शून्य, तो इनका तो चलो कोई नहीं, इनका तो वेग शून्य है तो शून्य पर आ जाएगा ये तो। लेकिन अगर इससे इधर वाले देखें तो इसका वेग है, इसका वेग है, जुड़ करके ज़्यादा वेग हो गया, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पास में आ रहे तो वेग शून्य हो रहा है, और इधर वालों का सबसे ज़्यादा वेग होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा वेग कौन से वाले का होगा? इस वाले का और इस वाले का, ये वाले का और ये वाले का, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये तो अधिकतम विस्थापन में आ गया ना, और अधिकतम विस्थापन वाले का वेग शून्य होता है, इसका मतलब इस वाले कण से ज्यादा वेग किसका है? इसका है। सबसे ज्यादा वेग इसका, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, शून्य, इसका मतलब इन दोनों को जुड़ करके सबसे ज्यादा वेग आएगा, तो उसको बोलते हैं वेग चित्र या वेग डायग्राम। तो ये वेग डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं, और नीचे की तरफ ही क्यों बना रहा है? क्योंकि डायरेक्शन इनकी नीचे की तरफ है, ऐसे, है ना। अच्छा, इसकी बात करें तो अगर इसकी वाली बिंदु की बात करें तो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है ऊपर, और ये वाला भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इनके वेग ऊपर की तरफ जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीच में शून्य भी हुआ है, यानी कि इनके वेग ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। इसको बोलेंगे इनका वेग डायग्राम। थोड़ी सी सोचने वाली चीज है ये
सवाल यहाँ पर मैंने आपको समझा दे, क्या सवाल दिमाग में आना चाहिए था कि जब जुड़ गई तो जुड़ने के बाद कुल विस्थापन शून्य हो गया तो ऊर्जा गायब हो गई क्या? तो आंसर है नहीं, ऊर्जा गायब नहीं हुई। ऊर्जा क्या कन्वर्ट हो गई? सारी ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ये वाले कण जो नीचे जा रहे थे उनकी वेग जुड़ गए, जो ऊपर जा रहे थे उनकी वेग जुड़ गए, तो कुल वेग जुड़ करके और ज्यादा जो ऊर्जा थी कुल गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। यानी कि ऊर्जा शून्य नहीं हुई, हाँ विस्थापन शून्य हुआ लेकिन वेग शून्य नहीं, वेग तो डबल हो गई, जुड़ गई वेग तो, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं वेग डायग्राम। और ये सब जुड़ने के बाद रस्सी दिखेगी ऐसे ऐसे, लेकिन उनके पास उस इंस्टेंट पर वेग की दिशाएं इस तरफ होंगी और इस वाले बिंदु का वेग सबसे ज्यादा हो रहा होगा, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। और सोचो ये नीचे की तरफ है, इसलिए ये वाला जो होगा ये नीचे की तरफ अलग हो जाएगा ऐसे, और ये ऊपर की तरफ है इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। ये वाले कण ऊपर पहुंच गए, ये वाले कण नीचे आ गए, इसलिए ये वाले ऊपर नीचे क्यों आया? क्योंकि इनका वेग नीचे की तरफ है, ये ऊपर ही है इसलिए उनका वेग ऊपर की तरफ है, तो इसलिए वो अलग ऊपर की तरफ हो गया। तो उसका अलग होने का कारण भी है, यहाँ से समझ में आता है कि वो अलग अलग कैसे हो गए। ठीक है, क्योंकि वो ऊर्जा खत्म थोड़ी हुई, वो ऊर्जा तो थी, वो ऊर्जा तो थी, इसलिए वो ऊर्जा हमारी जो की तू ही अलग अलग हो गई। यहाँ पे सुपर इम्पोज हुआ था जरूर, यहाँ पर सुपर इम्पोज का मतलब अध्यारोपण हुआ था। हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है जो आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी बिंदु पर अगर आपको विस्थापन चाहिए कुल, तो उनके अलग अलग विस्थापन लो और जोड़ दो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कहने का मतलब है कि उनके ताक्षणिक मान जोड़ने हैं किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण पर, किनका एक y1 कितना y2 कितना, जब वो किसी बिंदु पर दोनों आ जाएंगी उस क्षण पर दोनों का जितना भी मान होगा वो जोड़ देंगे ताक्षणिक रूप से, और जो भी आंसर आएगा वही उसका कुल विस्थापन होगा और वही उसका कुल विक्षोभ होगा, और उसी को हम बोलेंगे कि अध्यारोपित आंसर, अध्यारोपण करने के बाद वाला आंसर है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीजों को। हाँ जी, तो अध्यारोपण के सिद्धांत पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। इस पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं कि हम कोई भी तरंग ले लेते हैं। सबसे बड़ा सिंपल तरंग लेने का तरीका क्या है अपने पास? एक तो स्क्वायर या कोई भी रेक्टेंगुलर, या फिर मतलब आप समझ लीजिए किसी वर्ग की फॉर्म में ले लो या आयत की फॉर्म में एक ले लो, और कोई तरंग है, क्योंकि ऊर्जा की कोई भी शेप हो सकती है, वह ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, त्रिभुज भी हो सकती है, कैसे भी। तो सबसे आसान ले लेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है, जोड़ने के लिए ऐसी चीज़ों को जोड़ना आसान पड़ता है। तो क्या करें एक तरंग जा रही, एक तरंग जा रही जिसकी चाल दे रखी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक तरंग ये है जिसकी चाल क्या है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये दूसरे की तरफ आ रही, तो क्या होगा? मिलेंगी भी, मिलेंगी, और जब मिलेंगी तभी अध्यारोपण होगा, अगर नहीं मिली तो अध्यारोपण होगा ही नहीं। और जिस समय मिलेंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी, उन बिंदुओं पर क्या होगा? नया आयाम मिलेगा। वो नया आयाम क्या होगा? इन दोनों के नया विस्थापन मिलेगा। नया विस्थापन क्या होगा? दोनों के अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होगा। यही अपना अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, इतनी भाषा में, सिंपल सी भाषा में हमें समझ में आ गया कि भाई अध्यारोपण करना है इसमें। अच्छा, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पहुंचेंगी। ये पल्स है, ऊर्जा चल रही तो ऊर्जा चलती रहेगी, अलग अलग समय पर आगे पहुंचेंगी, या अलग अलग समय पर आगे पहुंचेंगी, अलग अलग जगह पर अध्यारोपण होगा। तो 1 सेकंड पर सोचते हैं पहले क्या होता है। 1 सेकंड पर अगर बहुत ध्यान से देखो बेटे, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, या दूरी बराबर चाल गुणा समय, v इंटू टी। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, v कितना 1, टाइम भी 1 सेकंड, तो कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर। सोचो ये पल्स यहां से 1 सेंटीमीटर खिसक के यहां आ जाएगी 3 पर, यहाँ पे थी ना, तो यहाँ पहुंच जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यही है, ये सेंटीमीटर में है सब, ये सब किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सोचो 1 सेकंड में ये पल्स यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर आ गई। ये वाली शिफ्ट होकर के 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ 4 पर। ये 3 पर पहुंची, ये 4 पर पहुंची, ये उधर से इधर खिसक गई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि x बराबर वी से, v बराबर कितनी, v बराबर कितनी 1, टाइम भी कितना ले लिया मैंने पहले 1 सेकंड। तो अगर मैं t बराबर 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, तो t बराबर 1 सेकंड पे ये 3 पर पहुंच गई, ये 4 पर, तो ये तो मिली ही नहीं, ये तो मिली ही नहीं, कॉन्टेक्ट में नहीं आई, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आई। इसका मतलब यहाँ अध्यारोपण नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे कि t बराबर 1 सेकंड पर अध्यारोपण नहीं होगा, अध्यारोपण नहीं होगा। अरे जब मिली ही नहीं भाई, काहे का अध्यारोपण? जब मिली ही नहीं तो काहे का अध्यारोपण? अच्छा, 1 सेकंड की बात हो चुकी है जी। अब बात करते हैं 2 सेकंड की। हाँ जी, 2 सेकंड पे ये ऊर्जा चली, ऊर्जा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? तरंग।
इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स भी बोल सकते हैं, स्पंद भी बोल सकते हैं। ये आगे बढ़ रही, 2 सेकंड में क्या कहानी होगी वो देखो, डायग्राम से बनाता हूं बेटे। 2 सेकंड में कहां पहुंच जाएगी? क्या 2 सेकंड में कितनी चल जाएगी? x बराबर वी से, x बराबर वी से, v कितना है 1, टाइम कितना 2, तो क्या 2 सेंटीमीटर खिसक जाएगी? यस, 2 सेंटीमीटर ये खिसक जाएगी, 2 सेंटीमीटर ये खिसकेगी। अब 2 सेंटीमीटर जब ये खिसकेगी ना, तो ये 2 सेंटीमीटर खिसक के 4 पे पहुंच जाएगी, यानी कि, और ये -2 कहाँ पहुंच जाएगा? 0 पर, यानी कि 0 से लेके 4 के बीच में ये पल्स ऐसे पहुंच गई, ऐसे पहुंच गई। ठीक, अच्छा अब ये ऐसे पहुंच गई 0 से 4 के बीच में, इसको आप बोल सकते हो 3, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पर 2, इसको बोल सकते हो बीच में 1। ठीक है, ये तो क्या किस समय पर है? t बराबर, ये t बराबर 2 सेकंड पर पहुंच गई यहाँ। अच्छा, उधर से वो भी तो आ रही होगी, इधर से आएगी। चलो इधर से इसको लाओ भाई, इधर से लाओ, तो 5 वाला तो 3 में पहुंच जाएगा, 2 सेंटीमीटर खिसकेगा ना, और 9 वाला 7 पर आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब यहां पहुंच गई, ये आ गया। इसका मतलब इस रस्सी पर ये जितनी पल्स गई, तो इस पल्स में ये जो कण है इनमें 2 पल्स आ गई, इतने हिस्सों पर, इन बिंदुओं पर 2 पल्स आ गई, आपस में मिल रही। 2 सेकंड पर इन बिंदुओं पर 2 पल्स आ गई, इन दोनों पल्सों के जुड़ने पर नया आयाम मिलेगा। सोचो इस पल्स का आयाम या विस्थापन कितना था? 2 सेंटीमीटर था टोटल, ये भी तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसकी भी 2, तो इस बिंदु को कुल कितना विस्थापन मिलेगा? तो इन बिंदुओं को मिलेगा कुल 2 इसका 2 इसका, दोनों को जुड़ करके 4, यानी कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाई ना तो इसको इसका विस्थापन मिला, ना इसका विस्थापन मिला, कुल मिला करके यहां पर आपको मिलेगा, इनको जोड़ देंगे और जोड़ करके ये बन जाएगा यहां तक, ये इन बिंदुओं के बीच में कुल विस्थापन, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर मान लो, तो 4 सेंटीमीटर का विस्थापन मिलेगा, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। क्या बात समझ में आई? यानी कि t बराबर 2 सेकंड पर आपको ये वाली ऐसी पल्स दिखाई देगी, ऐसी तरंग दिखाई देगी। मध्यारोपण के 2 सेकंड बाद आपको जब ये तरंग आपस में एक रस्सी पर आकर के मिल रही होंगी, तो ऐसी शेप दिखाई देगी। अगर ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि हम मानते हैं तरंगों में भी, सेशन में भी ऊर्जा का कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वास्तव में ऐसी आइडियली केस में ऐसी तरंग दिखनी चाहिए। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं भाई t बराबर कितने पर? t बराबर 2 पर आ गए, 3 पर देख लेते हैं, 4 पर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि 2 सेकंड पे ऐसी दिखेगी, है ना। चलो 3 सेकंड पर देखते हैं। हाँ बेटा, हम बात कर रहे हैं t बराबर 3 सेकंड पे। t बराबर 3 सेकंड पर सोचो, t बराबर 3 सेकंड में ये क्या होगा? x बराबर वी से, v की वैल्यू 1, t बराबर 3 सेकंड डाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये पॉइंट जो यहां पर था 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर खिसक के कहाँ पहुंच जाएगा? 5 पर, 1 2 3, और ये वाला 5 वाला 1 2 3, ये 2 पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब बेटे ये हुआ कि आपके पास जो होगा, ये जो तरंग है, इसका ये बिंदु 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, 1 पे पहुंच गया, यानी कि यहां से शुरू होगी तरंग 1 से, और कहां तक जाएगी? 5 तक, 5 तक जाएगी, ये लो, ठीक है। अच्छा, ये अपनी 2 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, ये यहां पहुंच गई, ये तरंग उठ करके यहां चली गई 3 सेकंड पे। ये किस समय बनाई मैंने? t बराबर 3 सेकंड पे यहां पहुंच चुकी है। अच्छा जी, 3 सेकंड पे यहां पहुंच गई, ये कहां पहुंचेगी? 3 सेंटीमीटर, ये भी तो खिसक जाएगी, 5 वाली 3 सेंटीमीटर खिसक जाएगी, 1 2 3, ये तो 2 पर पहुंच जाएगा, और ये 1 2 3 ये 6 पा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाली तरंग, ये पीले वाले कलर की तरंग कहाँ पहुंच जाएगी हमारी, और ये 2 तक आएगी। इसका मतलब अध्यारोपण वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा हुआ? इन बिंदुओं पर आपको 2 तरंगें मिल रही, 2 से 5 के बीच में, तो अध्यारोपण वाला क्षेत्र ये हुआ। जो अध्यारोपण वाला क्षेत्र होगा वहीं पे तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। इनका मतलब इन बिंदुओं पर, इस बिंदु पर इस तरंग का आयाम विस्थापन कितना था? 2, इस तरंग का विस्थापन कितना था? वो भी 2, तो 2 को मिलकर के इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर कुल विस्थापन कितना हुआ? 4। इसका मतलब ये नहीं मिलने वाला, मिलेगा कौन सा वाला? ये मिलेगा भाई, इतना, ऐसी दिखाई देगी शेप।
ना ये दिखेगी ना ये दिखेगी। इन बिंदुओं पर अध्यारोपण होगा और 2 सेंटीमीटर और ऊपर चली जाएगी। कुल विस्थापन 2 और 2 4 हो जाएगा। 2 और 2 4 का विस्थापन मिलेगा इन बिंदु पर जहां जहां पर तरंगे अध्यारोपित हुई है, तरंग अध्यारोपण के बाद मिली है। क्लियर? तो इस तरीके से हम 3 सेकंड पर आपको ऐसी शेप दिखाई देगी आफ्टर सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के बाद आपको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए t बराबर एक और समय ले लेता हूं। मान लो मैं कहूं कि t बराबर कितने पर बताओ, t बराबर 4 सेकंड पर और करो यही काम। कितने पर? t बराबर 4 सेकंड पर और करो। खुद से सोचो अपना आप कि क्या हो रहा होगा, स्क्रीन को पॉज करके रोक करके सोचो क्या होगा। मैं आपको फिर समझाता हूं कैसे करना है। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। तो बेटा t बराबर 4 सेकंड पर बनानी है। अब आपको t बराबर 3 का हो चुका है ना, t बराबर 3 की बात नहीं करनी, 4 पे बात करनी है। तो 4 सेकंड पे क्या होगा, तो यहाँ समय लग देंगे 4 सेकंड, तो यहाँ पे समय कितना लिख देंगे 4 सेकंड। 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो 4 सेकंड रखने पर स्पीड एक ही है, 4 सेंटीमीटर खिसक जाएगी। 4 सेंटीमीटर खिसकने वाला 2 वाला बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा 6 पे, और 5 वाला बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा इस 1 पर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 वाला बिंदु तो पहुँच गया 6 के पास, और ये -2 वाला कहाँ पहुँच जाएगा 1 2 3 4, यानी कि -2 वाला यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि 4 सेंटीमीटर खिसकना, यानी कि ये -2 वाला 2 पर और 2 वाला 6 पर। तो ये कहने का मतलब हुआ कि आपके पास ये तरंग ऐसे पहुँच जाएगी। ये तो आ गई आपके पास यहाँ पर, ठीक। और दूसरा वाली ये 5 वाला बिंदु 1 2 3 4 ये 1 पा जाएगा, और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा भाई 9 वाला 1 2 3 4 ये 5 पर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितना बिंदु कॉमन होंगे ये वाले, ये दिख रहे। तो कॉमन बिंदु कौन सा है भाई, इसमें ये वाले और ये वाले हैं, ये वाले, ये वाला इतना क्षेत्र आपका आ गया। और बेटे इसका क्षेत्रफल जितना भी आया इतने वाले को क्या कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित कर देंगे। और ये वाले जो बिंदु होंगे 2 इसका आयाम इसका था 2 इसका था, तो कुल मिला के हो जाएगा 4, यानी कि ऐसे दिखाई देगी ये वाली। लेकिन ध्यान ये रखना है यहाँ पर आपको ये वाली तरंग का हिस्सा है, यहाँ पर आपके पास इस वाली तरंग का हिस्सा है, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, ठीक है। लेकिन इस इंस्टेंट पर आपके पास कुल विस्थापन कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, और 4 सेंटीमीटर भी किस में आया ये वाला भी t बराबर 4 सेकंड पर हम इसकी कहानी को देख रहे हैं। तो ये बेसिक एक एग्जाम्पल हमने लिया जिससे हमें अध्यारोपण को समझने में बहुत आसानी होगी, है ना। तो आपको किसी भी अक्षण पर दोनों के आयाम या विस्थापन को लेकर के जोड़ देना है। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर। मान लीजिएगा आपको एक तरंग दे रखी है, ये एक पल्स दे रखी है, इसको पल्स बोल सकते हैं, स्पंद बोल सकते हैं, तरंग बोल सकते हैं। एक तरंग जा रही है इस रस्सी पर जिसकी शेप आपको ये दे रखी है, इसका आकार ये दिया हुआ। एक तरंग त्रिभुजाकार दे दी, है ना, इधर से आ रही है, इसकी चाल 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसकी चाल भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई भी मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर है, मतलब आयाम 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि t बराबर 2 सेकंड पर अध्यारोपित तरंग का आकार या चित्र बनाओ। ये चित्र बनाओ 2 सेकंड पर, है ना। तो भाई चलो बनाते हैं भाई 2 सेकंड पे क्या होगा। देखो 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 भाई बनाओ भाई 2 सेकंड पे, इसको आगे लेके गए 2 सेकंड। सोचो x बराबर क्या होता है vt। बेटे v कितना, स्पीड कितनी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 इसकी भी 1, और कितने सेकंड की बात हो रही 2 सेकंड पर, तो 1 गुना 2 तो बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। यानी कि
2 सेंटीमीटर ये चल जाएगा आगे, 2 सेंटीमीटर ये चल जाएगा आगे, यानी कि इसका 1 वाला पॉइंट 3 पे पहुंच जाएगा और 3 वाला 1 पर आ जाएगा, -1 वाला 1 पर आ जाएगा, 5 वाला 3 पर आ जाएगा। कुल मिला करके देखो क्या करना होगा भाई, ये वाला पॉइंट उठाओ, ये वाला पॉइंट उठा करके 3 पे आ गया, यानी कि यहां तक आ गई। ये लो बना लेते हैं। और ये वाला पॉइंट यहां गया होगा। लो जी, ठीक। अच्छा ये वाला कहाँ गया, ये वाला कहाँ गया, 3 वाला 1 पर, 5 वाला 3 पर, इसका मतलब ये यहां पर आ गया, इसके बीच में आ गया, यानी कि यहां पर ये वाली t बराबर 2 सेकंड की कहानी है, t बराबर 2 सेकंड पर ऐसे हो गई। अब अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण होने पर जिसका इस क्षण पर इसका शून्य, यहाँ पर 0, इसका भी 0, इस पॉइंट की इसकी बात करें तो इसका आयाम, इसका विस्थापन ये है और बेटे इसका विस्थापन यहाँ पर ये है, इतना है। तो ये प्लस ये जुड़ जाएगा हर जगह पर, ये प्लस ये प्लस इतना, ये प्लस इतना, ये प्लस इतना और ये प्लस इतना, यहाँ तक तो 2 ही है, इतनी ऊंचाई तो 2 ही है ना, ये 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पॉइंट तो आपका कहाँ पहुँच गया, 4 पर पहुँच गया। लेकिन ये वाले बिंदु जितने भी होंगे 2 मीटर ऊंचाई वाले, उनमें ये लंबाई जुड़ती चल जाएगी, ये जुड़ती चल जाएगी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि भाई आपको कुल मिलाकर के ऐसे मिलेगी, ऐसे इस तरीके से ऐसे शेप दिखाई देगी, जिसकी ये ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहां से ये लेके यहां तक ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आपको ये नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी। इस 2 सेकंड पर आपको वास्तव में अध्यारोपण के बाद आपको ये तरंग दिखाई देगी ऐसे, ये माता रानी, ये माता दी का मंदिर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये मंदिर दिखाई देगा, ठीक। चलो जी, ये आपको कुल मिला के बात यह है कि भाई जितने समय में अध्यारोपण हो रहा है उतने ही अध्यारोपण के हिसाब से आपको y1 y2 का विस्थापन जोड़ देने हैं। तो जोड़ दिया, आपको फाइनली ये दिखाई देगा। क्लियर होगी बात। अच्छा मैं थोड़ी सी इसमें अगर और अकल लगा लूँ, अकल कैसे लगाऊं भाई, किसका आंसर तो ये आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई t बराबर 1.5 सेकंड पर यही सारा काम वापस करना जो यहाँ पे किया, एक भाग मान लो इसको, दूसरा भाग मान लो, क्या करना, t बराबर 1.5 सेकंड पर पूछा सारा काम, ठीक है। हाँ बेटे स्क्रीन पॉज करो और इसके हिसाब से आप आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर उसको मैच करना मैं करता हूँ। तो 1.5 सेकंड पर आप देखो कि भाई स्पीड तो 1 है, चाल तो एक है और टाइम कितना 1.5, तो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, ये लो जी। अच्छा अब ये देखो कहाँ पहुँच जाएगा भाई, ये वाली 1.5 सेंटीमीटर खिसक जाएगी। सोचो 1.5 कहाँ होगा, 1.5 कहाँ खिसक जाएगा, एक तो ये मान लीजिएगा यहाँ पर 0.5 है, ये भी 0.5, यानी कि ये वाला कहाँ पहुँचेगा 1 और 0.5 ये, तो यहाँ पर खिसक जाएगा ये वाला, और ये भी खिसक जाएगा, -1 वाला भी कहाँ पहुँच जाएगा 1.5 यहाँ पर, यानी कि ये 0.5 पर आ जाएगा और ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा 2.5 पर। इसके बीच में आएगी ये वाली तरंग भाई, यहाँ से ये वाला डेढ़ तो इतना होगा ना भाई, डेढ़ तो यहाँ हो गया, ये खिसक गया आगे, ये भी डेढ़ यहाँ तक हो गया, एक तो ये और ये तो आगे खिसक चला जाएगा, तो ये तो यहाँ गया t बराबर 1.5 सेकंड पर। अच्छा और ये 3 वाले में भी 1.5 इधर खिसक जाएगा, तो 3 और 2 1 और 0.5 यहाँ, तो ये 1.5 आ जाएगा, ये लो जी यहाँ पर आ गया 1.5, तो ये 1.5 ये और 5 वाला कहाँ पहुँच जाएगा, एक तो ये इसके बाद यहाँ आ जाएगा, दिस इज 3.5 इसके बीच में, तो ये आपके पास बैठा ऐसे, ये लो जी इसके पास 1.5 2.5 3.5, यानी कि ऐसे बन गया, ये आ गया। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है भाई, कितना क्षेत्र अध्यारोपण में आ रहा है, केवल इतना हिस्सा अध्यारोपण में आ रहा है, ये वाला यही तो है इनका जो बीच में कॉमन है, इसका मतलब इतने हिस्से में तो कोई अध्यारोपण हुआ नहीं, इसका ये वाला हिस्से में अध्यारोपण नहीं हुआ, तो ये वाला हिस्सा ही अध्यारोपित हुआ इतना,
इसकी ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी। सोचो ये 0 है यार, ये कितना है अपना 2 सेंटीमीटर है, तो 0 + 2 तो ये तो 2 आएगा। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर ये तो 2 ही है और इसके लिए ये है इतनी हाइट, तो ये प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ऊपर इतनी वैल्यू जुड़ जाएगी, ये प्लस इतनी हाइट तो ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कितना 2, इसका भी 2, तो 4 तक, यानी कि कुल मिला के ये हाइट 4 तक चली जाएगी ये वाली, और ये अपनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि ना तो ये दिखेगा ना ये दिखेगा, आपका इतना हिस्सा अध्यारोपण के बाद कुछ ऐसा बन चुका होगा, और ये इसके बाद आपको ये डायग्राम ऐसे दिखाई देगा। यानी कि फाइनली इन दोनों के मिलने पर 1.5 सेकंड पर ऐसी आकार की स्पंद या पल्स या तरंग दिखाई देगी जैसी ये है। फाइनली समझ रहे इस चीज को कि किस तरीके से हमने इसका आकार को बनाया है ना। ये यहाँ वाला हिस्सा कौन सा है, अध्यारोपण वाला है। क्लियर। चलो ये हमने अध्यारोपण पढ़ लिया है। अध्यारोपण के बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं व्यतिकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यतिकरण का पूरा इस्तेमाल आपका एज इट इज जो हम तरंगों में करने वाले हैं वही सेम ध्वनि तरंगों में करेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट प्रकाश तरंगों में करेंगे, यानी कि साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स में भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट चलेगा। इसलिए आपको व्यतिकरण को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यार से समझना है। अगर यहाँ समझ में आ गया तो आगे के 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसको लेकर के चलना जरूरी है। अच्छा, इसके बारे में हम पहले से एक बात जान चुके हैं, अध्यारोपण। इसके बारे में हम पहले से जान चुके एक बात, अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या होता है कि ये तरंगे मिलती हैं, तो तरंगे को मिलने से कहीं पे जो विस्थापन होता है वो विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आयाम जब जुड़ेंगे तो जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो जुड़ेंगे या घटेंगे, उनको जब जोड़ेंगे किसी भी इंस्टेंट पर, कोई प्लस का भी हो सकता है विस्थापन, माइनस का भी हो सकता है, प्लस माइनस के जुड़ करके 0 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। यानी कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो विस्थापन जुड़ेंगे या घटेंगे, वहाँ पे आयाम या विस्थापन ज़्यादा या कम हो सकते हैं। और हमने पहले पढ़ा है, याद करें, कि ऊर्जा आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है या विस्थापन के साथ साथ बदलती है। जितना ज़्यादा विस्थापन उतनी ज़्यादा ऊर्जा, यानी कि जितना ज़्यादा आयाम उतनी ज़्यादा ऊर्जा, और जितनी कम आयाम उतना कम ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा कम ज़्यादा हो सकती है जब तरंगे अध्यारोपित होंगी। ऊर्जा किन्हीं बिंदुओं पे कम हो सकती है, किन्हीं बिंदुओं पे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि विस्थापन किन्हीं बिंदुओं का कम, किन्हीं बिंदुओं का ज़्यादा, किन्हीं बिंदुओं पे आयाम ज़्यादा, किन्हीं बिंदुओं पे आयाम कम। यानी कि अध्यारोपण के दौरान ऊर्जा आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, ये आप दिमाग में सेट कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊर्जा कम होगी तो खत्म हो गई, वो कहीं लॉस हो गई। अगर कहीं पे कम हुई होगी तो कहीं पे ज़्यादा हो गई, यानी कि वही ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर वितरित हो गई। तो यही होता है कि जब दो तरंगे आती हैं, मिलती हैं आपस में। जब 2 तरंगे आई, एक इधर से आई, एक इधर से आई, मिल गई, किसी बिंदु पर मिल गई, इसका भी कुछ विस्थापन, इसका भी कुछ विस्थापन, कुल विस्थापन मिल गया, इसका आयाम, इसका आयाम, तो नेट आयाम मिलेगा, इसको कुल आयाम मिलेगा। वो कुल आयाम ऊर्जा के समानुपाती है। वो आयाम बढ़ा तो उसका स्क्वायर के हिसाब से ऊर्जा बढ़ गई, आयाम घटा तो ऊर्जा भी कम रहेगी। तो ऊर्जा के आयाम के हिसाब से ही जो आप, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा का एक तरह से वितरण कम ज़्यादा हो जाना ही क्या है, व्यतिकरण है। क्या है व्यतिकरण? यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे, जब 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की तरंगे जिनका फेज में अंतर भी समान हो, यानी कि कांस्टेंट फेज की हो, ऐसी तरंगे जब आपके आकर के मिलती हैं, जैसी तरंगे जब आकर के मिलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा की जगह और अच्छा शब्द मैंने बताया था
तीव्रता। क्यों? क्योंकि हम तीव्रता को अच्छे से समझते हैं, सेंस करते हैं अपने कानों से, अपने आंखों से। क्योंकि वास्तव में मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था तीव्रता के बारे में कि रियलिटी में तीव्रता ही है जो हमें फील करते हैं। तो इसीलिए हमें तीव्रता के पीछे क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि वास्तव में हमें तीव्रता की पूरी डिटेल यहाँ जाननी है। हम पहले तीव्रता पे बात कर चुके, लेकिन अब तीव्रता ही चलेगा सब कुछ, इंटेंसिटी या तीव्रता ही सब कुछ चलेगा पूरे का पूरे व्यतिकरण में, क्योंकि सारा खेल तीव्रता का ही है। अरे भाई लाइट आ रही है, लाइट प्रकाश तरंगों में लाइट की बात करेंगे तो लाइट प्रकाश व्यतिकरण होगा। प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेयर कर देना। एक तरंग आई, दूसरी तरंग आई, दोनों ने एक दूसरे को इंटरफेयर कर दिया। इंटरफेयर करने का मतलब एक दूसरे के उसमें रास्ते में अड़चने आ गई, कुछ ना कुछ या तो बढ़ा दिया या घट गया या जुड़ गया, कुछ दोनों ने मिल करके तो एक दूसरे में इंटरफेयर कर दिया, अपनी टांग अड़ा दी दोनों वेव ने एक तरह से किसी बिंदु पर आकर के, है ना। तो इंटरफेयर का मतलब हो गया एक तरह से अपना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना दोनों ने मिलकर के। और नाम क्या है वास्तव में उसका? व्यतिकरण। उसका नाम क्या है साइंस की भाषा में? व्यतिकरण। तो जब दो तरंगे व्यतिकरण करती है तो दो तरंगों के व्यतिकरण करने पर उन तरंगों में उस बिंदु पर ऊर्जा या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, किसी और बिंदु पर कम ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही जब तरंगे मिलती हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, जिससे कि ऊर्जा के पुनर्वितरण के कारण किन्हीं बिंदुओं पर ऊर्जा ज्यादा, किन्हीं पर कम। जहां पर ज्यादा होती है वहां पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हुआ है, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि यहाँ कुछ बढ़ गई चीजें, कंस्ट्रक्शन हो गया है, यानी कि बढ़ गई है, यानी कि संपोषी व्यतिकरण। और जहां पर ऊर्जा कम हो गई यानी कि वहां कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव हो गया, कुछ ना कुछ विनाश हो गया, यानी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहलाता है या विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो सिंपल सी भाषा से समझते हैं, परिभाषा से, कि जब समान आवर्ती तथा नियत कालांतर की दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में संचरण करते हुए एक साथ अध्यारोपित होती है, एक साथ मिल गई, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तो तीव्रता अधिक हो जाएगी, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग बिंदुओं पर अध्यारोपण के बाद ऊर्जा का पुनर्वितरण, मैं ऊर्जा का पुनर्वितरण कह रहा हूं, जहां पर ऊर्जा बढ़ी का मतलब ये नहीं कि कहीं पर पैदा हो गई ऊर्जा, यहाँ पे कम हुई इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर लॉस हो गई, जहां से कम हुई वही कम हुई और दूसरी जगह पर बढ़ गई होगी, यानी कि कुल ऊर्जा अपनी फिक्स है। तो ऊर्जा का पुनर्वितरण ही तरंगों में व्यतिकरण कहलाता है। और जहां जहां पर ऊर्जा अधिकतम हुई होगी, तरंगों में तीव्रता अधिकतम हुई होगी, उन बिंदुओं को संपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा। और जहां जहां पर जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हुई होगी उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमने व्यतिकरण को दिमाग में क्या रखना कि भाई दो वेव आई, आपस में मिल गई, मिल करके उस बिंदुओं पर या तो ऊर्जा बढ़ गई या घट गई, ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा का पुनर्वितरण ही आपका क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। अब वो ऊर्जा का पुनर्वितरण जो होता है, कितनी ऊर्जा है कितनी नहीं है, वो किस तरीके से निकालेंगे हम? तीव्रता के आधार पर, क्योंकि वास्तव में हमें तीव्रता ही हमें फील होती है, तीव्रता ही हम सेंस करते हैं। क्योंकि तीव्रता एक, जैसा मैंने बताया था आपको, अगर बात तरंगों की करें तो तरंगी में रस्सी में जाएगी ऊर्जा, ठीक, तो रस्सी में जाएगी तो रस्सी के कितने हिस्से में कितनी एनर्जी है, कितनी तीव्रता है, उसको निकाल सकते हैं। साउंड वेव की बात करेंगे तो साउंड के सोर्स की बात करें, अगर ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंग का कोई भी अपने स्पीकर ले लिया, स्पीकर से तरंगे निकलेंगी, चारों तरफ निकलेंगी, हमारे कान के तो इतने हिस्से में जाएंगी, तो केवल इतने से क्षेत्रफल में जाएंगी, तो यानी कि कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड, प्रति एरिया, प्रति यूनिट एरिया में कितनी ऊर्जा जा रही है वो निकाल लो, तो इतने क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करके इसमें जाने वाली ऊर्जा पता लग जाएगी। जैसे तीव्रता की इंपॉर्टेंस है, यानी हम सारी ऊर्जा नहीं सेंस करते, हम तो कुछ हिस्से में जो ऊर्जा जा रही है हमारे कान में वो बात करते हैं। ऐसी प्रकाश तरंगों की बात की थी, जब प्रकाश तरंगे में कोई बल्ब होगा, प्रकाश तरंगे निकलेंगी, चारों तरफ फैलेंगी, क्योंकि सारी तरंगे थोड़ी मुझे दिख रही, मैं तो जो मेरी आंखों में जा रही है वो दिख रही, तो मेरी आंखों में कौन सी जा रही है, कितने क्षेत्रफल में जा रही है, तो तब निकले पता लगेगी जब इकाई क्षेत्रफल में आने वाली ऊर्जा का बात ज्ञान मुझे हो, यानी कि इकाई क्षेत्रफल में आने वाली ऊर्जा की ज्ञान होगा, तो फिर कितने क्षेत्रफल में ऊर्जा गई वो पता लगाने के लिए इस क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दो, आंखों में कितनी ऊर्जा गई वो पता लग जाएगी। वो किससे पता लग रही है? तीव्रता से। इसका मतलब ये हुआ कि मैं व्यतिकरण में अगर कोई गणना करूंगा तो वो गणना केवल और केवल तीव्रता की करूंगा, क्योंकि तीव्रता से ही मैं आप सारी डिटेल समझ सकता हूं कि कहां पर हमारे पास लाइट या ध्वनि या कोई भी तरंगों की ऊर्जा ज्यादा या कम है। अगर हम साउंड की बात करेंगे, साउंड की इंटेंसिटी, साउंड की तीव्रता की, तो हमें आवाज कम ज्यादा सुनाई देने लगेगी। प्रकाश की तीव्रता की बात करेंगे तो प्रकाश की ब्राइटनेस, चमक कम ज्यादा दिखाई देने लगेगी। तीव्रता ज्यादा तो ब्राइटनेस, चमक ज्यादा, तीव्रता कम तो ब्राइटनेस, तीव्रता कम। तो ये ब्राइटनेस या लाइट की बात कहाँ करेंगे? 12वीं में करेंगे हम लाइट की बात, वेव ऑप्टिक्स में, प्रकाश तरंगों में, है ना। तो वहां पे जो कि तो लेकिन कहानी रिपीट होगी, इसलिए मैं यहाँ पे फोर्स कर रहा हूँ कि इसको ध्यान से समझ लें। अभी इसके बाद अगर चैप्टर आएगा ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों में भी जुका तू आएगा, बस तरंगे तो बदल गई। अभी कौन सी तरंगों के हिसाब से पढ़ेंगे हम? अभी हम पढ़ेंगे रस्सी पर बनने वाली तरंगों की बात।
रस्सी पर बनने वाली तरंगों के हिसाब से हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन सारी कहानी जो हम यहाँ पढ़ चुके होंगे वही जो कि तू कहानी की साउंड में रिपीट होनी है। यानी कि 3 चैप्टर का लगभग 30-40% हिस्सा मैं इस टॉपिक में कवर कर दूंगा। तो यही हालांकि रिपीट भी करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लोगे तो वो रिपीटिशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में फिर रिपीट होगा, फिर आपको आसान लगेगा। इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लें, इसको ऐसा समझ लें कि 3 चैप्टर में काम आने वाला है। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें तो हम यहाँ से समझेंगे जो हमारे लिए शायद हो सकता है एसी वाला चैप्टर, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें काम आ जाएंगी, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। इसके पीछे मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत मैथमेटिक्स है, करेंगे पूरी कैलकुलेशन, समझेंगे कैसे तीव्रता निकालते हैं, कैसे हम इसको एनर्जी पावर सब चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या थी कहीं तक पहुंचने के लिए? तीव्रता। खैर अब दोबारा से फिर समझ लें एक बार इंटरफेरेंस क्या होता है। मैं इंटरफेरेंस को बता दूं, अध्यारोपण आना चाहिए समझ में। अध्यारोपण आ चुका है तो तीव्रता इंटरफेरेंस समझ लेंगे। मैंने कि अध्यारोपण आता होगा तो व्यतिकरण समझने में कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यारोपण ही व्यतिकरण के पीछे की बेस है, उसका आधार है। तो क्या होगा कि 2 तरंगे आई जिनकी आवृत्ति समान है, जिनके कलांतर भी नियत है, दोनों मिल गई, अध्यारोपित हुई। अध्यारोपण होने के बाद कुछ बिंदुओं पर तीव्रता कम हो गई, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो गई, जिससे जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो गई उनको संपोषी व्यतिकरण बोला, जिन बिंदुओं पर न्यूनतम होगी उनको विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। ये इनका नामकरण है, याद रखना है ना। उनके अधिकतम और न्यूनतम के बीच में भी तीव्रता होंगी, वो भी अलग अलग बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जिनके ऊपर अधिकतम और न्यूनतम से कम और ज्यादा के बीच में ऊर्जा या तीव्रता होंगी। तो सीधी सी एक लाइन में अगर मैं परिभाषा दूं व्यतिकरण की तो क्या बोलेंगे कि पुनर्वितरण, ऊर्जा का पुनर्वितरण ही क्या है? अध्यारोपण के बाद ऊर्जा का पुनर्वितरण ही क्या है? व्यतिकरण है, यानी कि इंटरफेरेंस, एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पुनर्वितरण ही क्या कहलाता है? हमारा व्यतिकरण कहलाता है। और वो जो व्यतिकरण हो रहा है वो 2 तरीके का बता दिया, एक संपोषी और एक विनाशी। नाम याद रखेंगे, कॉन्स्ट्रक्टिव संपोषी। कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा हो, कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो, कुछ एनर्जी ज्यादा बढ़ रही हो। डिस्ट्रक्टिव जो पहले से थी वो भी खत्म हो गया, यानी कि वो भी डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो भी उड़ गया, तो विनाशी व्यतिकरण हो गया, है ना। तो व्यतिकरण को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझते हैं, ग्राफ से भी समझेंगे, थोड़ा सा उसके डायग्राम बना करके भी थोड़ा सा करने के बाद फिर पूरी डिटेल में उसकी कैलकुलेशन में भी जाएंगे, ठीक है। चलो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए रस्सी पर तरंग चल रही है, ये एक रस्सी पर ये तरंग चल रही है, ठीक ऐसे चल रही है। एक और तरंग है रस्सी पर ऐसे ही बिल्कुल, इसका आयाम a है, इसका आयाम भी a है, ठीक। तो दोनों की दोनों क्या है? समान फेज में है, दोनों की दोनों समान फेज में है। इसका भी फेज उतना ही जितना फेज इसका है, जिसका भी कला समान कला में है, दोनों समान कला में है और समान आवर्ती की है, समान आवर्ती की है, ठीक है। समान कला और समान आवर्ती में है, तो दोनों की जब मिल जाएंगी तो बेटे देखो ध्यान से सुनो, क्या ए और ए दोनों जुड़ेंगी? अध्यारोपण होंगे एक साथ, अध्यारोपण वाला हिस्सा ले लिया तो ए और ए जुड़ जाएंगे, 0 0 ए 0 0 माइनस ए, तो कुल मिला करके ऐसे दिखाई देगी। -2a -2a, ठीक। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भाई जो एक ये बिंदु है इस पर तो कुल आयाम भी शून्य है, कुल तीव्रता भी शून्य है, इस पर सबसे ज्यादा आयाम है, यानी कि यहाँ ऊर्जा सबसे ज्यादा आ गई, इस बिंदु पर ऊर्जा सबसे ज्यादा आ गई, है ना। अच्छा अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, ऐसा कोई ले ले जिनमें फेज का डिफरेंस कुछ और हो, लेकिन नियत फेज डिफरेंस होना चाहिए, है ना, समान कलांतर होना चाहिए, समान कलांतर। तो यहाँ पे डेल्टा फाई क्या आप कह सकते हैं? इन दोनों के बीच में शून्य, इनमें दोनों में कलांतर शून्य है। तो ये इसके बाद अध्यारोपण के बाद नई तरंग ये दिखाई देगी इस अक्षण पर, जिस अक्षण पर ये रस्सी पर तरंग ये वाली दे दी। मान लो रस्सी पर तरंग में ये वाली दे दूं, मान लो मैंने रस्सी पर तरंग दे दी ये वाली और ये वाली दे दी, ठीक। तो जब ये दोनों जुड़ेंगी, ये प्लस की ए है, ये माइनस की ए है, और ये माइनस की ए, ये प्लस की ए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट। तो अध्यारोपण के बाद आपको कैसी तरंग मिलेगी? अध्यारोपण के बाद आपको मिलेगी ये वाली तरंग, रस्सी पे ऐसे मिलेगी, है ना। तो
इस क्षण पर आपको लगेगा कि इसमें ये सारे बिंदु आपके इनमें आयाम शून्य है, तो इनकी इंटेंसिटी शून्य हो गई, और इसमें आपको लगेगा कि इसमें अधिकतम विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जो व्यतिकरण हुआ वो समपोषी हुआ, और वो व्यतिकरण हुआ वो विनाशी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा खत्म होगी, यहाँ पर ऊर्जा बढ़ी तो वहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे कम हुई यहाँ पे बढ़ गई, है ना, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हमें इसी चीज़ को, ये तो हमने ग्राफिकली समझ लिया, इसी चीज़ को हमें क्या समझना है, मैथमेटिकली गणित के हिसाब से समझना है कि भाई कितनी तीव्रता होती है, कितना आयाम होता है, इसके पीछे गणित क्या है। कि जब एक तरंग आएगी, मान लीजिए एक तरंग आ गई, यहाँ से एक तरंग आई और यहाँ से भी एक किसी सोर्स से एक तरंग आई रस्सी से, तो इस बिंदु पर कितनी, जिससे एक तरंग आई y1 एक तरंग आई y2, तो कितनी यहाँ पर तीव्रता होगी। इसकी तरंग की तीव्रता I1 होगी, मान लो इसकी I2, तो I नेट कितनी होगी ये निकालना, A नेट कुल आयाम कितना होगा ये निकालना, डेल्टा फाई कितना होगा, पाथ अंतर डेल्टा एक्स कितना होगा, ये सब कैलकुलेशन हम इसमें करने वाले हैं, जिससे कि पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में जब दो तरंगे आपस में इंटरफेयर यानी कि व्यतिकरण करती है तो उनके पीछे क्या क्या कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, वो कौन कौन से बिंदु होते हैं जहां पर अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर कितनी अधिकतम तीव्रता होती है, कितनी न्यूनतम तीव्रता होती है, उन सब की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।